आप सभी को जय जिनेन्द्र। जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो पहले ही क्लास के रिविजन्स होंगे, प्लस उसमें कुछ नए ट्रेंड्स है उसके बारे में जानेंगे। जैसे कि पुरानिक हिंदुइज्म को समझेंगे, उसका राइज मतलब वो कैसे पुरानिक हिंदुइज्म बढ़ा। फिर उसमें भक्ति मूवमेंट कैसे आया, भक्ति मूवमेंट में क्या चेंजेस आए, और भक्ति मूवमेंट के हिसाब से सोशल कंडीशंस में क्या चेंजेस आए। भक्ति मूवमेंट के बाद तांत्रिज्म कैसे आया, और तांत्रिज्म की जो लिगेसी है आज उसका क्या हालचाल है, और आज उसमें क्या डेवलपमेंट है, ये देखेंगे। तो सबसे पहले तो आप लोग को ये पता होना चाहिए कि 6th सेंचुरी के इनकी अराउंड। आवाज मुझे ही नहीं आ रही है, सबको नहीं आ रही है। क्या नहीं आ रहा है आप लोग को? मेरी आ आवाज रही नहीं है आ रही है? आवाज। मीनाक्षी जी आ रही है सबको आ आवाज। रही है मैम की आवाज। आ रही हाँ है। हाँ, आ रही है आ रही है। तो सबसे पहले क्या होता है, छः अराउंड 6th सेंचुरी बीसीई में बहुत सारे हेट्रोडॉक्स ट्रेडिशंस देखने को मिलते हैं कि उनका जो ग्रुप है, उनकी कम्युनिटी है, उनके जो रिलीजन गुरु है वो काफी प्रचार करने लगते हैं अपने रिलीजन का। और इससे जो है ये सब हेटेरोडॉक्स ट्रेडिशंस सामने आता है। और वो ट्रेडिशंस कौन कौन से हैं? बौद्ध ट्रेडिशन, जैन ट्रेडिशन, आजीविका ट्रेडिशंस, ये सारे ट्रेडिशंस अराउंड हमको देखने मिलते हैं। और उससे उसमें जो था उस फैक्ट से जो ब्राह्मणिज्म का जो स्प्रेड है वो भी उस टाइम पे काफी देखने को मिलता है। जिससे कि हमें ये समझ आता है कि ब्राह्मणिज्म से जो लोकल एंड ट्राइबल डिटीज है, ये गॉड एंड गॉडेसेस है, उनके बारे में हमको पता चलता है। तो जो ब्राह्मणिज्म है वो काफी रीइंफोर्स भी होने लगा। और उसी हिसाब से जो, क्योंकि वो रीइंफोर्स होता है तो जो हेटेरोडॉक्स ट्रेडिशंस है उसकी भी जो प्रचार प्रसार है वो भी बढ़ने लगता है। तो जब ब्राह्मणिज्म रीइंफोर्स होता है तो जो ब्राह्मणस का जो फोकस था कि लैंड एक्वायर करना है, किंगडम एडमिनिस्ट्रेशन, ये सबको एक्सपेंड करना है, वो काफी बढ़ते जाता है। तो ब्राह्मणिज्म जब ऑपरेसिव मोड में थे तो रिलीजियस जो प्रैक्टिस था वो काफी रिचुअलिस्टिक था, कर्म कांड पे फोकस किया जाता था। तो जबकि क्योंकि वो रिचुअलिस्टिक था और इसीलिए उसमें सिर्फ पर्टिकुलर कास्ट वालों का फायदा था, जो ब्राह्मणिज्म कास्ट है, ब्राह्मण कास्ट से जो बिलोंग करते हैं उनका ही फायदा था। जो लोअर कास्ट थे और जो विमेन थे उनको काफी सफर करना पड़ता था, उनको ऑपरेशन यानी कि उनको दबाव में रहना पड़ता था। और इसी वजह से उस समय से भक्ति मूवमेंट और तांत्रिज्म, इस प्रकार के सेक्ट्स, इस प्रकार के ट्रेडिशंस पढ़ने लगे। तो यहाँ पे हमें समझना है कि जो ब्राह्मणिज्म का जो इम्पैक्ट था उससे बाकी के रिलीजन और बाकी के सोशल रिलीजियस डोमेन में कितनी बढ़ोतरी हुई और उसमें क्या क्या चेंजेस आए। तो भक्ति का मतलब क्या होता है? भक्ति एक ऐसा ट्रेडिशन था जिसमें कोई कास्ट, कलर, जेंडर, ये सब बायसनेस नहीं आता है। भक्ति ऐसा ट्रेडिशन था जिसमें कि लव, डिवोशन, ये सारी चीजें ज्यादा मायने रखती है। उसमें टेक्सचुअल नॉलेज भी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता है। उनका ये मानना था कि जो भक्ति है और जो लव है, डिवोशन है, सरेंडर है, उसी से सेल्वेशन यानी कि मोक्ष प्राप्ति या मोक्ष मार्ग तक हम जा सकते हैं। वैसे ही जब हम तांत्रिज्म देखते हैं, ठीक है, तो तांत्रिज्म में भी हमें काफी ऐसे बिलीफ सिस्टम देखते हैं जो कि फेमिनिन फॉर्म को ज्यादा ही प्रमोट करते हैं कि फेमिनिन फेमिनिन फॉर्म क्या है और प्रकृति क्या है, गॉडेस क्या है, देवी क्या है, इस पे ज्यादा से ज्यादा बातें की जाती है। तो फोकस ऑफ वर्शिप जो है हमेशा चेंज होता दिखता है। अभी तक हमने जो भी ट्रेडिशंस पढ़े हमने यही देखा कि उनको शासक के हिसाब से, वहां पे जो रूलर्स है उनके हिसाब से उनमें क्या डेवलपमेंट आया, क्या चेंजेस आया, यही सब हम देखने को मिलता है। तो जो पुरानिक हिंदुइज्म है सबसे पहले तो ये समझते हैं। तो यहाँ पे पुरानिक हिंदुइज्म का स्टार्ट कैसे हुआ? जब वैदिक ब्राह्मणिज्म का डिक्लाइन हुआ तो वहां से पुरानिक हिंदुइज्म शुरू हुआ। तो पुरानिक हिंदुइज्म होता क्या है? ये बिलीफ सिस्टम है जहाँ पे जो रिलीजन है, यानी कि जो एकदम कट्टर ब्राह्मणिज्म था या वैदिक सिस्टम था, उसमें थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी आती है और यहाँ पे कल्ट बिलीफ सिस्टम एंड प्रैक्टिसेस शुरू होती है। मतलब यहाँ पे जो पहले वैदिक का जो सिस्टम था, यानी जो शिव को वर्शिपिंग प्रैक्टिस है या विष्णु की प्रैक्टिसेस है, उसको थोड़ा लाइट फॉर्म में
लोगों तक लाया जाता है, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी रहती है और ट्रेडिशन में अनबायसनेस रहता है। मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ पर्टिकुलर कास्ट और कम्युनिटी के लोग ही इसको फॉलो करेंगे। इट वॉज लाइक एन ओपन टू ऑल रिलीजन। तो यहाँ पे हमने देखा कि वैदिक ब्राह्मणिज्म से पुरानिक हिंदुइज्म की तरफ हम कैसे कैसे पहुंचते हैं। तो ये जो ट्रांजिशन था ये नए सिस्टम में, इसका मतलब ये नहीं था कि ओल्ड आइडियाज को भूल जाए या टोटली अबेंडन कर दे। इसका मेन मकसद ये था कि हम ओल्ड सिस्टम को तो पढ़े ही, उसके टेक्सचुअल अकाउंट को तो स्टडी ही करें, पर इसकी जो प्रैक्टिसेस है वो कॉमन लोगों तक इजी फॉर्म पे लेके जाया जाए। तो ये जो पुरानिक हिंदुइज्म में जब वो लोग ने अपने टेक्स्ट या ग्रंथ कंपोज किए, तो अराउंड थर्ड एंड फोर्थ सेंचुरीज एंड टिल नाउ इट इज लाइक डेवलपमेंट स्टेज है, वो डेवलप होते जाता है। जो भी उसमें कमेंट्रीज है, उसके टेक्स्ट के रिव्यूज है, वो सारी चीजें डेवलप्ड होती जाती है और उसमें चेंजेस दिखते जाते हैं। तो यहाँ पे एक सबसे बड़ा मुद्दा ये आ जाता है कि क्या ये जरूरी था कि हम जो है रिलीजन को बायस्डनेस से अनबायस्डनेस फॉर्म की तरफ लेके जाए। तो ये क्वेश्चन आता है। तो ये इसलिए भी जरूरी था कि बाकी सब कास्ट कम्युनिटी को भी प्रैक्टिस करने का मौका मिले। और दूसरा पॉइंट ये है कि हम लोकल जो गॉड एंड गॉडेस है उनकी महत्व को भी समझे। लोकल मतलब कोई ट्राइबल गॉड एंड गॉडेस है जो कि रक्षा करते हैं स्मॉल लेवल में या शॉर्टर लेवल में, मतलब वो देखते हैं अपने लोगों को, उनकी उनकी रक्षा करते हैं, उनकी सुविधा देखते हैं। तो उनकी भी इंपॉर्टेंस यहाँ पे बढ़ती हुई दिखती है। तो यहाँ पे ओवरऑल हमें यही देखने को मिलता है कि जो रिलीजन कल्ट था और जो प्रैक्टिसेस थे, ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस थे, उनकी उनकी इम्पोर्टेंस थी। और इसी वजह से हम जितने भी ट्रेडिशंस अभी तक देखते आए हैं, शैविज्म, वैष्णविज्म, शक्तिज्म और इवन अभी तांत्रिज्म, वो सब देखेंगे कि वो सब कितना इंपॉर्टेंट था और उसमें जो डेवलपमेंट होता है वो आज की प्रैक्टिसेस में कितना रेलिवेंट है। तो काफी सारी चेंजेस आ गए जब ये रिलीजन एक्टिविटी हुआ, उसमें ट्रांजिशन हुआ, तो उसमें काफी चेंजेस आए। क्या क्या चेंजेस आए? जो रिचुअल एक्टिविटीज था वो, उसमें डिफरेंस आ गया। तो पहले जो ब्राह्मणिज्म में जो रिचुअल एक्टिविटीज थे वो बहुत ही कड़े थे, बहुत ही कड़े नियम होते थे और सेक्रीफाइसेस थे, ये सारी चीजें होती थी। कल्ट मतलब होता है एक ट्रेडिशनल ग्रुप, एक ग्रुप कम्युनिटी जो कि पर्टिकुलर ट्रेडिशन से बिलोंग करते हैं और उसको अपने तरीके से आगे लेके जाते हैं, यानी उसमें वो चेंजेस लेकर आते हैं। तो आज भी जो मॉडर्न प्रैक्टिसेस है, बहुत सारे कल्ट होंगे, बहुत सारे कम्युनिटीज ग्रुप्स होंगे जो कि पुराने महत्व, जो पुरानी जो बिलीफ सिस्टम है उसको पूरी तरीके से खत्म नहीं करते, बट उसमें वो नया बिलीफ सिस्टम लेके बाकी के कम्युनिटीज के साथ इन्वॉल्व होते हैं और अपनी प्रैक्टिसेस को अपने तरीके से फॉलो करते हैं। तो उसको हम कल्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे हमने फिलहाल देखा कि जो ब्राह्मणिज्म था उसमें जो रिचुअल एक्टिविटीज थे वो काफी ज्यादा कड़े थे। पूजा, रिचुअल्स, सेक्रीफाइसेस, ये सब कड़े थे। और उसमें ये भी देखा कि इमेज वर्शिप यानी कि आइडल वर्शिप, टेम्पल विजिटिंग, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट थी। पत्ते, लीव्स, फ्लावर्स, प्लांट्स, फॉरेस्ट एरिया में पूजा करना, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट थी ब्राह्मणिज्म में। और यही सारी चीजें कल्ट ट्रेडिशन, यानी जो भी शैविज्म और ये वैष्णविज्म, ये सब कल्ट ट्रेडिशन है, इसमें वो इंक्लूड होती दिखती है। बट उस तरीके से नहीं जैसे कि वो पहले थी, इसमें काफी चेंजेस दिखते हैं। ठीक है। जैसे कि आज अभी जैनिज्म में भी मैंने ऐसा सुना कि जो वो फ्लावर्स, पहले जो फ्लावर्स लेते थे वो ऐसे फ्लावर्स लेते थे जिनको तोड़ा ना जाए, वो अपनी इच्छा के अनुसार वो गिर गिर गए हैं, उसको कलेक्ट करके अर्पित किया जाता था। ठीक है। बट आज वो सिस्टम चेंज हो गया है। आज लोग अपनी श्रद्धा पे ज्यादा विश्वास करते हैं, ना कि वो रीति रिवाजों पे। ठीक है। मैं कहीं गलत होंगी तो आप मुझे करेक्ट कर सकते हो। राइट। तो वैसे ही जैसे चेंजेस हर ट्रेडिशन में दिख रहा है, वैसे यहाँ भी वो ट्रेडिशन दिखा, वो चेंजेस दिखा कि वैदिक ब्राह्मणिज्म में जो एकदम रिचुअल्स था, कर्म कांड था, उसको थोड़ा लाइट किया गया पुरानिक हिंदुइज्म में। ओके। और जो पिलग्रिमेज साइट में जाना है, वहां पे कितने टाइम रहना है, क्या प्रैक्टिसेस करने हैं, वो सब में बदलाव हुआ। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं लोकल जो कल्ट है, प्रैक्टिसेस है, जहाँ पे लोकल गॉड्स को इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है, वो सारी चीजें इसमें
हमको देखने को मिलती है। तो जो मेन सेक्ट्स है पुरानिक हिंदुइज्म में, उसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कशन किया है। वो है शैविज्म, वो है वैष्णविज्म, शक्तिज्म। ये जो इम्पोर्टेंट सेक्ट्स है, इसके बारे में हमने डिस्कशन किया है। अब ये सारे में अभी आगे क्या देखने को मिलता है, नया क्या देखने को मिलता है, उसमें भी हम आगे डिस्कशन करेंगे। ठीक है। तो वैष्णविज्म के बारे में हमने पहले ही देखा है। वैष्णविज्म क्या होता है? इट इज अ पर्टिकुलर ट्रेडिशन सेक्ट जो कि जो लॉर्ड विष्णु है उनको ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है। बट के बारे में जो है वो ऋग वैदिक टाइम से चली आ रही है बातें। और विष्णु जो है एज अ प्रिजर्वर माना गया है, कि जो वर्ल्ड है उनका प्रिजर्वर है, दुनिया का प्रिजर्वर है। और बहुत जगह पे इनको जो टेक्स्ट में बताया गया है कि ये जो है मोस्टली जो ब्राह्मण्स हैं उनसे ही कनेक्टेड है। और ब्राह्मण्स विष्णु को बहुत हाईएस्ट गॉड मानते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट मानते हैं। बट आज की जनरेशन में देखा जाए, आज के टाइम पे देखा जाए तो ऑलमोस्ट ऑल कम्युनिटीज, ऑलमोस्ट मतलब मोस्टली कम्युनिटीज विष्णु को मानते हैं, प्रिफर करते हैं। ठीक है। बट ये जो ट्रेडिशन है, यहाँ फिर धीरे धीरे चेंजेस आया। यहाँ पे जो कल्ट जो प्रैक्टिसेस है वो नारायण की, मतलब नारायण को महत्व देना शुरू किया। फिर जगन्नाथ को महत्व देना शुरू किया, वेंकटेश्वर को महत्व देना शुरू किया। मतलब मैं जैसे बता रही हूँ, लोकल गॉड की इंपॉर्टेंस बढ़ गई। जो लोकल गॉड थे उनकी इंपॉर्टेंस बढ़ गई, और वैसे ही ये कल्ट और ट्रेडिशंस आगे बढ़ गया। तो यहाँ पे इंक्लूजन हुआ डिफरेंट डिफरेंट गॉड्स, उनके अवतार्स को। जैसे बुद्धा एक अवतार है विष्णु के, जो कि बाद में हमको देखते हैं कि उनके उनके एक अलग अलग टाइप ऑफ कल्ट्स है, अलग टाइप ऑफ प्रैक्टिसेस है, जो बुद्धिज्म में फॉलो करते हैं। वैसे हम जैनिज्म में देखते हैं कि जब उनके तीर्थंकर की प्रैक्टिसेस आई, तो वहां पे भी अलग अलग सिस्टम, अलग अलग डेवलपमेंट्स देखने को मिलते हैं। तो विष्णु जो वैष्णविज्म में विष्णु के अवतार की बात करते हैं, तो दो इंपॉर्टेंट अवतार होते हैं, रामा एंड कृष्णा। तो कृष्णा जो है उनका जो ट्रेडिशन है मोस्टली महाभारत काव्य में दिया गया है। और जो रामा का जो ट्रेडिशन है उनका जो मोस्टली है रामायण में दिया गया है। तो ये जो काव्य काल का जो इम्प्रेशन था, काव्य काल का भी इम्पोर्टेंस इतना पड़ा कि जो रेगुलर जो लोग हैं जो इस काव्य को पढ़ते हैं, उनका भी फेथ ये सब भगवान पे बढ़ने लगा। वो चाहे वो राम हो, चाहे वो सीता हो, चाहे वो लक्ष्मण हो, इनके इनको एज अ गॉड वो देखने लगे। ठीक है। और इवन जो महाभारत में हमने देखा पांडवस, उनको उनकी भी मंदिर है, उनकी भी पूजा उपासना शुरू हो गई। एज अ लोकल गॉड उनको मान के लोगों ने उस पे फेथ दिखाना शुरू कर दिया। मतलब ये काव्य जो था, जो इसको जो जिसकी जिसकी जो रचना की थी, इसके इसके कारण भी हमने देखा कि जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस थे, ट्रेडिशंस थे, वो बाद में एज अ कल्ट और एज अ सोशल ग्रुप बढ़ना शुरू हो गया। और उसका जो इम्प्रेशंस था लोगों में पहुंचना शुरू हो गया। ठीक है। तो ये एक बेसिक बैकग्राउंड आपको समझने के लिए कि ये प्रैक्टिसेस कैसे चेंजेस होते गए, सोशल इम्प्रेशंस के कारण, लोगों की फेथ के कारण, प्लस कम्युनिटी इन्फ्लुएंस के कारण प्रैक्टिसेस चेंज होने लगे। और उसमें कुछ फ्लेक्सिबिलिटी होने लगा। तो ये तो रहा वैष्णविज्म के बारे में शॉर्ट में। पहले ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, तो थोड़ा सा ही बस अभी कवर करना था। सेकंड जो है शैविज्म। शैविज्म मोस्टली जो कश्मीर से कनेक्टेड है, बहुत सब कॉन्टिनेंट में इसका इन्फ्लुएंस है। और यहाँ पे प्रेफरेंस दिया गया है शिव को। और शिव को प्रेफरेंस देने के साथ साथ इसमें काफी प्रीफिक्स यूज किया जाता है, जैसे ईशा। ओके। ईशा का भी आपने देखा है कि जो सदगुरु है उनसे काफी कनेक्टेड है। तो उन्होंने यहाँ पे प्रीफिक्स जो ईशा यूज करते हैं और ईश्वर यूज करते हैं लोकल गॉड के नाम के आगे, जैसे कि भूतेश्वर, चंदेश्वर। यहाँ पे ईशा, ईश ऐड हुआ है, भूत प्लस ईश प्लस वर,
चंद प्लस ईश्वर वर। तो ईशा ईश शब्द यूज हुआ है ये इंडिकेट करने के लिए कि वो एक लोकल जो गॉड है उनको प्रेफरेंस दे रहे हैं। तो कुछ हिस्टोरियंस का ये भी मानना है कि जो शिव के चिल्ड्रन थे वो भी गॉड में आते हैं और भी मेजर गॉड में आते हैं। जैसे कि मैंने आपको ये भी बताया था ड्यूरिंग द डिस्कशन ऑफ शैविज्म और समथिंग, कि शिव के साथ पार्वती जी की पूजा उपासना, पार्वती जी के साथ उनके जो चिल्ड्रन हैं, श्री गणेश है, श्री कार्तिकेय है, उनकी पूजा उपासना, ये सब चीजें भी धीरे धीरे ऐड ऑन होने लगी। ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे उनके सन है स्कंद, जो कुमार है, उनको एज अ सुब्रमण्य पूजा किया जा रहा है, एज अ मुरुगन पूजा किया जा रहा है, कार्तिकेय। इस प्रकार से लोकल गॉड को भी प्रेफरेंस दिया जाता है। जैसे पार्वती है, उनको भी माउंटेन की देवी, माउंटेन की गॉडेस। और एक चीज हमने शक्तिज्म में भी देखा था कि जो विंध्य देवी है उनको काफी प्रेफरेंस दिया गया। तो ये सब शैविज्म में हमने चेंजेस देखे। इवन जो उनके अटायर है, अटायर में भी चेंजेस दिखा। जो ट्राइबल ओरिजिन था उसमें कुछ चेंजेस दिखा। जैसे अभी स्नेक जो था वो एसेंशियल पार्ट थे शिवा के। और बट अभी जो फिलहाल जो आप मूर्ति देखते हो, जो शंकर की मूर्ति देखते हो, उसमें आप देखते हो कि जो स्नेक है वो रहता है। और क्योंकि उनका वो मेन जो क्या बोल सकते हैं कि मेन एसेंशियल है, अटायर का एसेंशियल पार्ट है, वो आपको दिखता है। मतलब इससे ये कहने को मतलब है कि जो पुरानी जो प्रथा थी उसको लेकर चल रहे आगे, बट उसमें कुछ ना कुछ नया नया एडिशंस करते जाते हैं। ओके। और तो जो ये पर्टिकुलर ट्रेडिशन था, ये फर्टिलिटी, लोकल फर्टिलिटी से भी कनेक्टेड था, प्लस उसकी प्रैक्टिसेस से भी कनेक्टेड था। तो ये शैविज्म के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में, ताकि आपको क्लियर रहे जब भी आप ऐसे प्रैक्टिसेस देखते हो अभी के ट्रेडिशंस में, अभी के कल्चर में, तो आप उसको कनेक्ट कर सको, प्लस रियलाइज कर सको कि ये अभी का आया हुआ कल्चर नहीं है। ये बहुत पहले से चली हुई प्रथा है, ये ट्रेडिशंस है, बट उसमें नए नए चेंजेस हमको टाइम टू टाइम देखने को मिलते हैं। वैसे ही हमने शक्तिज्म का कल्चर डिस्कशन किया था लास्ट फ्यू क्लासेस में, कि शक्ति ट्रेडिशंस क्या होता है, और उसमें क्या क्या चेंजेस हमको देखने को मिलते हैं। फीमेल प्रिंसिपल को ज्यादा फोकस किया जाता है, एक पर्टिकुलर डीटी या गॉड पे फोकस नहीं किया जाता है। फीमेल प्रिंसिपल यानी कि शक्ति पे फोकस किया जाता है। और ये जो शक्ति है इनको ऐसा भी लेके चला जाता है कि ये कॉन्सर्ट है, जो मेजर गॉड्स है उनकी कॉन्सर्ट है। जैसे कि वो सरस्वती भी है, जब ब्रह्मा के साथ उनको कंसिडर किया जाए तो वो सरस्वती है। जब उनको विष्णु के साथ कंसिडर किया गया तो वो लक्ष्मी है। जब उनको शिवा के साथ कंसिडर किया गया तो वो पार्वती या दुर्गा है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि शक्ति जो है वो देवी हो जाती है, और उनको इस कल्ट में प्रैक्टिस किया जाता है, शक्तिज्म कल्ट में प्रैक्टिस किया जाता है। ठीक है। और यहाँ पे ऐसा भी था कि काफी लोगों का ऐसा भी मानना था, क्योंकि ब्राह्मणिज्म में तो देखा जाए तो फीमेल को उतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता था। तो क्या वो इम्पोर्टेंस देने के लिए शक्तिज्म का डेवलपमेंट हुआ? तो इसका आंसर नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं था। शक्तिज्म में इनफैक्ट आप देखोगे कि मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों ही एनर्जीज को इम्पोर्टेंस दिया जाता है, बट फेमिनिन यानी कि शक्ति को यहाँ पे ज्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है। और यहाँ पे एज अ प्राइम, उनको एज अ प्राइम डीटी या तो प्राइम गॉडेस, इस प्रकार से उनको लेके आगे बढ़ा जाता है। तो प्राइम टेक्स्ट ऑफ शक्तिज्म जो है देवी भागवत पुराण, इसमें ही देवी के बारे में काफी लिटरेचर दिया हुआ है, उनके बारे में काफी डिस्कशन है कि जो देवी है उनको किस रूप में देवी माना जाता है, उनके जो त्रिगुण हैं, रजसिक गुण में वो क्या कहलाती है, तामसिक गुण में वो क्या कहलाती है, सात्विक गुण में वो क्या कहलाती है, ये सारी चीजें देवी भागवत पुराण में दिया हुआ है। और जब वेदों की बात करते हैं तो ऐसा कुछ प्रोमिनेंट फीमेल डीटी नहीं थे, बट इनका जो लिटरेचर है उसमें चेंजेस बोलो या वो तभी आता है जब ये जो प्रैक्टिसेस है और इसमें जो हम डेवलपमेंट दिखता है, तभी हम देखते हैं कि देवी का प्रेफरेंस इसमें बढ़ चढ़ के देखने को मिलता है। ठीक है। तो ये सब चीजें देवी भागवत पुराण में लिखी लिखी हुई है।
वैसे ही गॉडेस जो है, ये जो गॉडेस है, शक्ति जो एज अ शक्ति को गॉडेस ट्रीट किया जा रहा है, वो काफी पुराणों में दी हुई है। और मोस्टली उनको देवी महात्म्य भी बोला जाता है, जो कि डिवाइन फिगर है, जो सब में वो सबकी ममता और सबकी कामना पूर्ति करती है। ठीक है। तो वैसे तो शक्तिज्म में हमने काफी डिस्कशन ऑलरेडी किया हुआ है, तो उसमें अभी फिलहाल डीप में नहीं जाएंगे। तो बस इतना हमको समझ आ गया है कि जो वैदिक ब्राह्मणिज्म सिस्टम था, वो पुरानी हिंदुइज्म में डेवलप हो रहा है, उसमें रिप्लेसमेंट आ रहा है। पुरानी चीजों को पूरी तरीके से अबंडन नहीं किया गया है, बट उसमें नई नई कुछ फैक्ट्स, कुछ रिचुअल्स, कुछ विधि विधान, ये सारी चीजें ऐड की गई। और जो रिलीजियस परफॉर्मेंस था, उसमें भी हमको काफी चेंजेस देखने को मिलता है, यानी कि वर्शिपिंग में, फिर स्पेस ऑफ परफॉर्मेंस, मतलब कहाँ परफॉर्म करना है। जैसे तांत्रिज्म मोस्टली जो है नेचुरल प्लेसेस में फॉलो किया जाता है, इंस्टेड ऑफ इनका कोई टेम्पल वेम्पल होने, ऐसा ये नहीं मानते हैं। इनका मानना है कि जितना हम नेचर से कनेक्ट हो सके, उतना ही हम खुद की एनर्जी को रियलाइज कर सकते हैं। तो जब तांत्रिक एलिमेंट सब आया, अभी तांत्रिज्म की बात नहीं कर रहे, जब तांत्रिक एलिमेंट सब आया ये सब प्रैक्टिसेस में, हिंदुइज्म में, तो ये लोग नेचर से ज्यादा कनेक्ट होने लगे, नेचुरल फोर्सेस को ज्यादा मानने लगे, नेचुरल फोर्सेस को ज्यादा इग्नाइट करने की कोशिश करने लगे। जैसे कि अभी हिंदुइज्म में मानते हैं पंच महाभूतास, जो पंच जो एनर्जीज है, जो फायर एलिमेंट्स है, वाटर एलिमेंट्स है, एयर एलिमेंट्स है, इथर एलिमेंट्स है, और जो अर्थ एलिमेंट्स है, ये एलिमेंट से हम एनर्जी कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये तांत्रिक एलिमेंट होता है, बस मतलब मोस्टली जो नेचुरल एनर्जी है, उसको इग्नाइट करना, उसको लेकर आना। तो वो उसका प्रोसेस मंत्र साधना है, बट उसके साथ साथ उनका काफी रिचुअल्स भी है। जैसे कि कुछ, जैसे अभी सूफीज्म में मैंने ये सुना है, या मतलब पढ़ा भी है सूफीज्म में, कि जो पहले जो सूफिस्ट कल्चर थे, उन लोग, जब वो लोग भक्ति, मतलब जब उनकी जो प्रैक्टिस शुरू होती थी, उससे पहले वो कुछ स्पेशल उनका ड्रिंक रहता था। वो स्पेशल ड्रिंक वो पीते थे, ताकि उनका जो कॉन्शियसनेस है वो टोटली डिवाइन कॉन्शियसनेस के साथ कनेक्ट हो सके। तो इसलिए ऐसा कुछ पोशन वो पीते थे, और उसके बाद ही वो अपनी जो सूफीस्ट की जो ट्रेडिशन है, उसमें जो सॉन्ग्स है या जो भी रिचुअल्स है, फिर बाद में फॉलो करते थे। ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे तांत्रिज्म में भी ये रिचुअल्स में वो लोग कुछ ड्रिंक प्रीफर करते हैं, या उनके कुछ सेटअप्स डिफरेंट रहते हैं। मोस्टली वो फॉरेस्ट में परफॉर्म करते हैं, जिससे कि वो ज्यादा से ज्यादा नेचर से कनेक्ट हो सके। तो ये सब कुछ न्यू आइडियाज शुरू हुआ, जो कि हम अभी नेक्स्ट सेक्शन में, आने वाले सेक्शन में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे फिलहाल तो हम ये देख रहे हैं कि रिचुअल से, कर्म कांड से हम भक्ति ट्रेडिशंस में कैसे कनेक्ट होते हैं, भक्ति ट्रेडिशंस में हम कैसे आ जाते हैं। ये फिलहाल चेंजेस हम देखने को समझ सकते हैं। ओके। तो भक्ति मूवमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट मूवमेंट रहा है थ्रू आउट द हिस्ट्री ऑफ इंडियन रिलीजन। भक्ति मूवमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और इनका मेन कंसेप्ट ये था कि एक मिनट, एक डाउट आया, मतलब सो फर्स्ट इट वाज वैदिक ब्राह्मणिज्म, पुरानिक हिंदुइज्म, फिर भक्ति में, यही फ्लो है हाँ, ना? हाँ, हाँ। अब वैदिक जो है वो पुरानिक इस प्रकार से हुआ कि जो मेन जो डिटीज है, एज अ लोकल गॉड, ठीक है, जो लोकल गॉड है उनको प्रेफरेंस देके वो अपने अलग अलग सेक्ट्स, अलग अलग ट्रेडिशंस लेके कम्युनिटीज डेवलपमेंट होता है। ओके, और फिर भक्ति मूवमेंट आता है। हाँ, भक्ति मूवमेंट भी अब इसलिए आ रहा है क्योंकि वो रिचुअल इतना ज्यादा था कि लोग अब उसको नहीं पढ़ सकते। अभी कोई बोले कि स्क्रिप्चर्स पढ़ने हैं इतने सारे, जैसे ब्राह्मणिज्म में था कि स्क्रिप्चर्स तो पढ़ने ही पड़ेंगे, इंपॉर्टेंट है वो, उसको पढ़े बिना आप कर्म कांड वगैरह नहीं कर सकते हो। जैसे मीमांसा में दो डिवीजन है, एक तो कर्म कांड है और एक तो ज्ञान कांड है। ज्ञान कांड में आप थ्रू स्क्रिप्चर्स ही आप मोक्ष की तरफ जा सकते हो, कर्म कांड में थ्रू रिचुअल्स। बट अभी भक्ति मूवमेंट इसलिए आया कि सब लोग वो सब नहीं पढ़ सकते। स्क्रिप्चर्स भी थे कि वो फॉर लिमिटेड वन के लिए थे, इट वॉज फॉर द लिमिटेड पीपल, सबके लिए वो नहीं था। वो इसलिए भी नहीं था क्योंकि ये भी बोला जाता था कि उतनी हमारी बुद्धि डेवलप नहीं है कि हम उस सारी चीजों को एक्सेप्ट कर सके। जैसे कि विमेन्स के लिए उस टाइम पे वो सब चीजें अलाउ नहीं थी कि वो पढ़े स्क्रिप्चर्स, वेद पढ़े, ये सब चीजें अलाउ नहीं थी। बहुत पुराने समय की बात कर रही हूँ। वहां पे अलाउ इसलिए नहीं था क्योंकि उनको इंफीरियर माना जाता था।
मेल को सुपीरियर माना जाता था, काफी रीजंस थे। बट आज के जनरेशन में देखा जाए तो ये सारी चीजें सब हट चुकी है। हम लोग बहुत लकी है कि हमको वो सारी चीजें या टेक्स्ट वगैरह मिल गया है पढ़ने को, हम पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, वो सारी चीजें हैं अभी फिलहाल। बट यहाँ पे भक्ति जो मूवमेंट आया, ये इसी वजह से आया क्योंकि वो सारे जो राइट्स मिलने थे लोगों को वो नहीं मिलते थे। तो इसको थोड़ा सा इजी कर दिया जाए रिलीजियस प्रैक्टिस को, और इसमें कुछ फ्लेक्सिबिलिटी ले आए, और इसीलिए ये भक्ति मूवमेंट का सिलसिला यहाँ पे शुरू होता है। तो साउथ से नॉर्थ की तरफ ये बढ़ता हुआ दिखता है। और शुरू हुआ शैविज्म में, जो भक्ति है, जो शैविज्म में जो उनके ग्रुप थे जिनको नयनार्स बोलते थे, और वैष्णव में जो ग्रुप थे उनको अलवर्स बोलते थे, जो तमिलनाडु में मोस्टली अभी प्रेजेंट है। तो ये लोग के थ्रू भक्ति ट्रेडिशन शुरू हुआ। ये जो गुरुज थे, इन्होंने इन्होंने सोचा होगा कि अभी ज्यादा से ज्यादा लोगों को यहाँ पे कैसे लाया जाए, उनको हमारे भगवान के बारे में कैसे बताया जाए। तो इसीलिए उन्होंने ये सारी प्रैक्टिसेस शुरू की, भक्ति के थ्रू लोगों को लाना शुरू किया। क्योंकि उनका यही मानना था कि इमोशन जो है, भाव है, उससे ज्यादा लोग कनेक्ट करते हैं एज कम्पेयर टू नॉलेज और ज्ञान। और ये चीज हम आज भी देखते हैं कि जो एंटरटेनमेंट का फील्ड है वहां पे आपको बहुत लोग दिख जाएंगे, और जो ज्ञान का फील्ड है, नॉलेज का फील्ड है, वहाँ पे काफी लिमिटेड लोग दिखते हैं। और इसी वजह से जो भक्ति मूवमेंट था, जो कि अलवार्स जो थे तमिलनाडु साइड के, साउथ साइड के, जो विष्णु के डिवोटीज थे, प्लस जो नयनार्स जो थे वो शिवा के डिवोटीज थे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, अलवार्स जो थे दे वर द डिवोटीज ऑफ विष्णु, और नायनार्स जो थे वो डिवोटीज ऑफ शिवा थे। तो वो ये सारे मूवमेंट्स को आगे लेके जाते हैं, अपने सॉन्ग्स वो बनाते हैं जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग कनेक्ट हो सके। प्लस ये जो रिलीजन का जो ट्रेडिशन है कुछ लोगों तक सीमित ना रहे, बाकी जो लोअर कम्युनिटीज है उनको भी ऐसा मौका मिले कि वो भी आए और ये प्रैक्टिसेस कर सके। तो ये सबको भागवता मूवमेंट बोला गया है इन द रेफरेंस टू भगवान विष्णु, भागवता मूवमेंट। ताकि जो नॉन ब्राह्मिन्स हैं और विमेन है वो सब भी इसमें पार्टिसिपेट हो सके। ठीक है, तो मैम स्टार्टिंग में मैम ये सॉरी ये व्हाट सेंचुरी इज दिस यू थिंक? इट इज अराउंड सिक्स सेंचुरी, अराउंड 6th सेंचुरी। ठीक है, जब 6th सेंचुरी में हमने हमने देखा कि जो ब्राह्मणिज्म का इम्पैक्ट है वो कम होने लगा, और वहां पे ना जो अदर हेटेरोडॉक्स सिस्टम है, जैनिज्म है, बौद्धिज्म है, आजीविकास है, ये सब भी डेवलपमेंट, मतलब ये सब था पहले से, ऐसा नहीं बोल रही हूँ, बट मैं ये बोल रही हूँ कि उसकी डेवलपमेंट प्लस लोगों की श्रद्धा उसमें ज्यादा से ज्यादा देखने को मिली। ठीक है, तो इसी से ये बाकी के जो ट्रेडिशंस हैं उसमें डेवलपमेंट और उसमें चेंजेस हमको धीरे धीरे देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, ओके। और उसके बाद जैसे कि मैंने अभी जितने भी क्लासेस लिए उसमें ये भी बताया कि किंगडम्स यानी शासक का कितना प्रभाव था, पल्लवास, चोलास, पांड्यस, ये लोग का कितना प्रभाव था ये शासन का। जैसे अभी हमने वैष्णवम में देखा कि राजपूत शासन का कितना प्रभाव था, कि ये ट्रेडिशंस ऑटोमेटिकली फॉलो होने लगा, कोई दबाव नहीं था कि आपको फॉलो करना है। जैसे मुगल्स आए तो ऑटोमेटिकली उन्होंने अपने कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया, तो उससे भी लोगों का फेथ उसमें, वो पर्टिकुलर सेक्ट्स में या पर्टिकुलर कम्युनिटी में एटलीस्ट लोग जानने तो लगे। जब जानने लगे धीरे धीरे, और कभी कभी फोर्सफुल भी था, चीजें फोर्सफुल भी था या नॉन फोर्सफुल जैसे भी था, उसका नॉलेज लोगों को मिलने लगा, प्लस नॉलेज मिलते मिलते उनको उस पर्टिकुलर कम्युनिटी में इंटरेस्ट भी आने लगा। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये जो रिलीजन है इसमें पूरा हम डेवलपमेंट देख सकते हैं। तो भक्ति मूवमेंट जो था वो काफी गॉड की काफी डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स लेके चलता था। यानी उनका मतलब था कि कोई कोई क्यों एक अलग कोई इंसान होगा जो हमारे लिए गॉड से बात करेगा। जैसे कि ब्राह्मणिज्म में क्या था, प्रीस्ट होंगे, प्रीस्ट हमारे लिए बात करेंगे, हम प्रीस्ट को ऑफरिंग्स देंगे एंड प्रीस्ट जाके गॉड से कम्युनिकेट करेंगे, ये एक सिस्टम था। बट यहाँ पे भक्ति मूवमेंट में सोचा है, जो गुरु थे उन्होंने सोचा कि क्यों हम किसी और को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे, क्यों ना हम खुद एक पर्सनल रिलेशनशिप डेवलप करें गॉड के साथ। और इसीलिए भक्ति मूवमेंट जो है वो काफी मतलब जोरों शोरों से चलने लगा, क्योंकि यहाँ पे कोई मिडिल मैन की जरूरत नहीं पड़ी। यहाँ पे डायरेक्ट कनेक्शन बनने लगा इंडिविजुअल का डिवाइन के साथ, डायरेक्ट कनेक्शंस बनने लगा। और जो इनका जो मेन बिलीफ सिस्टम था वो था लव एंड डिवोशन।
जिसके कारण उनके जो कनेक्शन थे, रिलेशंस थे गॉड के साथ, वो ज्यादा से ज्यादा बढ़ने लगे। जैसे वारकरी से, मतलब यहाँ पे आप लोग देखोगे ना, काफी ऐसे नए नए ट्रेडिशन, मतलब नए नहीं पुराने ट्रेडिशन है, बट इसका नाम ऐसा सुना भी होगा, बट उतने अच्छे से आपने सुना नहीं होगा, मतलब या पढ़ा नहीं होगा जितना कि अभी आप पढ़ने वाले हो। जैसे वारकरीज, वो बताते हैं कि जो रिलेशनशिप है गॉड के साथ, वो एज अ चाइल्ड है, एज दैट ऑफ ए चाइल्ड। जो डिवोटी है वो चाइल्ड है, बच्चा है, और वो अपनी मदर को पुकारता है, अपनी मदर के साथ वो कनेक्शंस बनाना चाहता है, या डिवाइन के साथ कनेक्शन बनाना चाहता है। समटाइम्स उसमें ये भी दिखाया गया है कि गॉड से सेपरेशन भी होता है, जो कि पेनफुल है, जिसको विरह बोलते हैं। ठीक है। तो ये वैष्णवित और शैवित में ये ट्रेडिशंस हमको देखने को मिलता है, जिससे कि जो गॉड के साथ रिलेशनशिप है वो काफी स्ट्रांग हो जाए। तो और इवन जो फोक सॉन्ग्स थे, वो सब चीज, जो फोक सॉन्ग्स थे, जो फोक ट्रेडिशंस थे, वो लोग भी ये जो कंसेप्ट लाइक विरह, सेपरेट हो जाना गॉड से, फिर गॉड से कनेक्ट हो जाना, ये सारे कंसेप्ट्स को वो अपने इस गीत के थ्रू प्रेजेंट करते थे, जिससे कि भक्ति जो मार्ग था उसमें लोगों का इंटरेस्ट आने लगा। प्लस इसमें जो रिचुअलिज्म था, कोर रिचुअलिज्म, उससे लोग धीरे 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 करके हटने लगे। ठीक है। तो काफी फ्लेक्सिबल होने लगा चीजें, पोएट आने लगे, सेंट्स आने लगे। उन्होंने ह्यूमन एक्टिविटीज को प्योरली एज अ रैशनल प्रिंसिपल्स देखना शुरू किया, रिचुअलाइज नहीं किया टोटली, उसको रैशनली लोगों तक पहुंचाना शुरू किया कि यू कैन ऑल्सो मेक अ पर्सनल रिलेशनशिप विद गॉड, गॉड के साथ पर्सनल संबंध बना सकते हैं। तो भक्ति जो है जनरलाइज्ड होने लगा, लोगों तक ये फैलने लगा, लोगों तक ये पहुंचने लगा। ठीक है। भक्ति में और भी बहुत कुछ है, तो भक्ति के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। तो भक्ति जो प्रैक्टिशनर्स थे, वो सुप्रीम गॉड में कंप्लीटली डिवोटेड रहते थे। और यहाँ पे जो लिबरेशन है या सेल्वेशन है, सिर्फ अपर कास्ट मेन के लिए सीमित नहीं था, ये सबके लिए ओपन हो गया, विमेन के लिए और मेन ऑफ लोअर कास्ट सबके लिए लिबरेशन यानी मुक्ति का मार्ग ओपन हो गया। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, रिलीजियस जो लीडर थे उनकी कोई जरूरत नहीं रही यहाँ पे, कोई हमको ऑफिशियल प्रीस्ट की यहाँ पे जरूरत नहीं रही। हमें यहाँ पे सेंट और पोएट, वो लोग हमको मार्ग दिखाने लगे, वो हमको बताने लगे कि आप क्या कर सकते हो, गॉड के साथ रिलेशनशिप कैसे बना सकते हो। और संस्कृत जो बहुत ही प्राचीन लैंग्वेज है, यहाँ पे उसकी रिक्वायरमेंट नहीं थी रिलीजियस टेक्स्ट पढ़ने के लिए, और टेक्स्ट को ट्रांसलेट किया गया, उसको वर्नेक्युलर लैंग्वेज में कंपोज किया गया, ताकि बाकी सब लोग भी इसको समझ सके। तो जो तमिल के जो अलवर्स कम्युनिटी, ये लोग तमिल्स में बहुत लिटरेचर प्रोड्यूस करने लगे, ताकि लोगों को समझ आए कि ये जो रिलीजन है ये कितना वास्ट है, और इसमें जो गॉड है उनके बारे में क्या भाव है। ठीक है। तो ब्राह्मणिकल और पैट्रियार्किकल जो सिस्टम था उसको चैलेंज किया गया, बट वो ओवरथ्रोन नहीं हुआ, उसको हटाया नहीं गया, अबंडन नहीं किया गया, सिर्फ उसको चैलेंज किया गया। तो भक्ति मूवमेंट जो मोस्टली था, वो लिव्ड एक्सपीरियंस को प्रेफरेंस देता है, ना कि डॉक्ट्रिन को। ठीक है। तो मैंने अलवर्स के बारे में बात किया था जब मैं आप लोग को वैष्णविज्म पढ़ा रही थी। वैसे नायनार्स जो होते हैं, दैट इज कनेक्टेड टू शैविज्म। ये जो डिवोटीज होते हैं, ठीक है, तो डिवोटीज को हम ये का नाम से बोलते हैं, नयनार्स या अलवर्स, जो रिस्पेक्टिव डिवोटीज है टू शैविज्म और विष्णु वैष्णविज्म, उसके हिसाब से हमने ये नाम दिया हुआ है। ठीक है। वीर और शैविज्म का मैंने ऑलरेडी बताया गया है। लिंगायत कमिटी, तो लिंगायत के बारे में मैंने पहले ही बताया है कि इनका इनका कोई ऐसा नहीं था कि एक ही जेंडर को प्रेफरेंस देंगे। तो ये मानते हैं कि हमारे अंदर दोनों के गुण होते हैं, फेमिनिन गुण भी होते हैं एंड मैस्कुलिन गुण भी होते हैं। और जो वीर शैविज्म यानी जो लिंगायत कमिटी है, वो लोग क्या करते हैं, जब बेबी बॉर्न होता है तो उसको एक शिवलिंग, जो चांदी के से बना हुआ शिवलिंगा है, उस एक रोल रहता है, मतलब आपको बताया ही है, तो शिवलिंगा देते हैं जिससे और जो शिव पंचक शरीर ऐसे कुछ मंत्र है, चैंटिंग है, उनके कानों में बताया जाता है, जिसमें ये बोला जाता है कि हम लोग जो है, वी आर द तत्व ऑफ विच हैज बोथ द पुरुषा एंड प्रकृति, विच हैज बोथ द फेमिनिन एंड मैस्कुलिन आइडेंटिटी। एंड इसमें कोई कास्ट एंड जेंडर
सच कुछ नहीं है, कि ऐसे बोला नहीं जाता है कि बेबी और मतलब बेबी को ऐसा कुछ प्रेफरेंस नहीं है कि तुम बॉय हो तुम गर्ल हो। मतलब तुम में दोनों के गुण हैं, फेमिनिन गुण है, मैस्कुलिन गुण है। तो इस प्रकार का भी ट्रेडिशन हमको देखने मिलता है जो कि वीरा शैवर्स है। ओके, तो इसके बारे में तो ऑलरेडी मैंने पहले बताया ही हुआ है, लिंगायत के बारे में जब डिस्कशन कर रहे थे तो तो वीरा शैवाइट जो थे शिवलिंगम को प्रिफर करते थे और मानते थे कि इट रिमूव्स ऑल इम्प्यूरिटीज। ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। इनका नाम सुना है आपने, अक्का महादेवी? इनका नाम सुना है? मैम इवन नाम कराई सुना है लेकिन ज्यादा जानते नहीं उनके बारे में, लेकिन नाम सुना है अक्का महादेवी। तो मैं, लॉन्ग हेयर। साउथ की एक मतलब कवित्री आई थिंक। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और इनकी जो भक्ति है ये इतनी पॉपुलर है शैविट में कि ऐसा माना जाता है कि मतलब मैं इनकी स्टोरी शॉर्ट में बताती हूँ। तो ये मैरिड थी, ठीक है। ये जो कराईकल अम्मैयार थी ये मैरिड थी, अपने हस्बैंड के साथ रहती थी। एक बार इनके हस्बैंड दो मैंगो लेकर आते हैं। ओके, तो एक जब वो मैंगो लेकर आते हैं तो ये बहुत ही एक प्रकार से चैरिटी वगैरह करने में विश्वास करती थी। तो इनके पास एक कोई डिवोटी आते हैं या कोई भक्त आते हैं या कोई राह चलता इंसान आता है तो उनको वो मैंगो एक दे देती है। ठीक है। अब जब इनके हस्बैंड वो मैंगो वापस मांगते हैं, और क्योंकि अभी इनके पास मैंगो मतलब एक ही बचा हुआ था, तो वो मैंगो उनको जाके दे देते हैं हस्बैंड को। फिर हस्बैंड को इतना अच्छा लगता है मैंगो कि वो एक मैंगो मांगते हैं। तो उस समय अब ये सोचती है कि अब मैं क्या करूं। तो वो शिवा से प्रे करती है और उनको एक मैंगो मिल जाता है, एक आम मिल जाता है। तो वो आम फिर जो है वो हस्बैंड को लाके देती है। अब हस्बैंड देखता है कि वो आम जो है वो बहुत इतना टेस्टी है कि पहले वाले आम से भी बहुत मीठा है। तो वो एकदम शॉक रह जाता है कि ये आम ऐसा मीठा कैसे है, हो सकता है, क्योंकि पहला जो आम था वो इतना मीठा नहीं था। ठीक है। तो फिर वो क्या करती है, मतलब हस्बैंड बोलता है कि आप फिर से वो आम लेकर आओ करके। तो मतलब वो स्टोरी बताती है कि मैंने प्रे किया एक्चुअली। मैंने पहले वाला जो आपका आम था वो मैंने किसी डिवोटी को दे दिया। मैंने गॉड से प्रे किया, शिव से प्रे किया और मुझे ये आम मिला। तो वो हस्बैंड को बिलीव ही नहीं होता। तो हस्बैंड बोलता है कि तुम मेरे सामने प्रे करके दिखाओ, तुम मेरे सामने शिव से मांग के दिखाओ। तो वो वही करती है और उसको फिर आम मिल जाता है। अब हस्बैंड शॉक हो जाता है और उसको छोड़ के चले जाता है। उससे पल से वो सोचती है कि वो ट्रूली शिवा को डिवोटेड रहेंगी और उनके लिए ही वो गीत लिखेंगी या उनके लिए वो कविता लिखेंगी। और टोटली वो डिवोटेड रहती है। प्लस यहाँ पे जब कराईकल अमैयर जब उनको बोला जाता है, इसका मैं रेफरेंस बताती हूँ कि वो इतनी डिवोटेड हो जाती है कि वो डिसाइड कर लेती है कि अब वो कैलाश पे जाएंगी। ठीक है, कैलाश पर्वत पे जाएंगी शिव से मिलने के लिए। और उस समय पे वो खुद को शिव से ये तपस्या करती है, क्योंकि वो एज अ विमेन अकेले जा रही है। तो उसको कोई छेड़े ना, रास्ते में कोई परेशान ना करे, इसलिए उनका जो रूप है, जो खूबसूरती का रूप है, वो उनसे छीन लिया जाए। और उनका जो मतलब जो खराब वाला रूप है, ठीक है, उस टाइप का रूप में उनको बना दिया जाए। तो इसलिए वो एक स्केलेटन के रूप में उनको बना दिया जाता है। और वो इतनी डिवोटेड रहती है, मतलब आप इसका इनकी स्टोरी सुन सकते हो, इतनी डिवोटेड रहती है कि शी इज लाइक कि मैं ऊपर चल के जाऊंगी बट मैं धरती को पैरों से टच नहीं करूंगी, अपने हाथों से जाऊंगी। हाथ से जाएंगी और हाथ से जाती है। ओके, एट दैट लेवल जब वो पहुंचती है वहां पे, तो शिव जी इतने प्रसन्न होते हैं उनकी भक्ति देख के कि शिव जी बोलते हैं कि आप अम्मा हो, आप अम्मा हो, ठीक है, आप मदर हो, यू आर एन मदर। तो इसी वजह से उनको कराईक्कल अम्मैयर करके उनको ये नाम दिया गया है। और क्योंकि स्केलेटल रूप में थे ना, इसलिए उनको कराईक्कल, just like a skeletal root, and अम्बैयर that represents a mother. ओके, तो इस रूप में दिया गया है। और जो ब्राह्मणिकल मेन स्ट्रीम है उनको एज अ गॉडेस भी माना गया, क्योंकि वो बच्चों को बून प्रोवाइड करती है, मतलब चिल्ड्रंस को बून प्रोवाइड करती है। और इनकी जो बिलीफ है साउथ में काफी पॉपुलर है। इवन वो लोग मैंगो फेस्टिवल भी सेलिब्रेट करते हैं, जहाँ पे वो मैंगो एक दूसरे को एक्सचेंज करते हैं और उसको सेलिब्रेट करते हैं जस्ट इन द मेमोरी ऑफ कराईकल अमैयर। वैसे ही काफी सेंट्स की स्टोरी है जो कि हमको भक्ति ट्रेडिशंस में देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है। अक्का देवी है,
एंड देन भक्ति ट्रेडिशन में लाल देद है, बहुत सारे ऐसे आपको क्या बोलते हैं, ऐसे स्टोरीज देखने को मिलेंगे, ऐसे चमत्कार देखने को मिलेंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि भक्ति ट्रेडिशंस जो था उसमें लोगों का अट्रैक्शन इतना ज्यादा क्यों था। ठीक है। अभी डिक्लाइन होने लगा धीरे धीरे भक्ति ट्रेडिशंस का। मतलब ये भी इसका रीजन है कि इसमें डिक्लाइन क्यों होने लगा, क्योंकि बहुत ये फैल चुका था, और लोग इसमें काफी जुड़ गए थे, जिससे कि जो क्या बोलते हैं, जो ब्राह्मणिकल नॉलेज है, ठीक है, वो धीरे धीरे उसका जो एक्चुअल फॉर्मेट था या ओरिजिनल फॉर्मेट था उसमें भी कहीं ना कहीं कम ज्यादा ये सब देखने को मिलता था। तो इसी वजह से आज जो है इसमें थोड़ा थोड़ा चेंजेस आया है। प्लस जो पहले का जो भक्ति ट्रेडिशन है, जैसे मैंने अभी नाम लिया कुछ कुछ लोगों के, उस प्रकार से ये ट्रेडिशन आज नहीं है भले, बट उस प्रकार से नहीं है कि लोग इतना ज्यादा इन्वॉल्व है भक्ति में, उस रस में कि बाकी चीजें भूल चुके हैं। ऐसा नहीं है। वैष्णवस है, शैविज्म है, बट भक्ति उस लेवल का नहीं है, तो थोड़ा इसमें डिक्लाइन देखने को मिलता है। और आज जो है फिलहाल जो प्रैक्टिसेस है तांत्रिक फॉर्म में हमको देखने को मिलता है। और ये मेन स्ट्रीम रिलीजन कैसे बना, मेन स्ट्रीम सेक्ट कैसे बना, ये सारी चीजें हम देखेंगे। तो शक्तिज्म जो है हिंदुइज्म का फॉर्म था। वैसे ही वज्रयान बुद्धिज्म, जहाँ पे देवी तारा को वर्शिप किया जाता है। ठीक है। तो अभी जैसे मैंने बताया कि मोस्टली लोग नेचर से कनेक्ट होना चाहते हैं, एनर्जी ड्रॉ करना चाहते हैं, तो उससे तांत्रिक का जो फैक्ट है और तांत्रिक का जो फॉर्म है, वो धीरे धीरे जो प्रैक्टिस है वो शुरू होना यहाँ पे देखने को मिलता है। तो तांत्रिक जो रिलीजन है वो तंत्र प्रैक्टिस, आगम, संहिता, ये सबसे डिराइव हुआ है। तो संहिता के बारे में मैंने पहले ही बताया आपको, कलेक्शन ऑफ मंत्रास, और इसको संहितास बोलते हैं। तो वो मंत्र वंत्र से ही तांत्रिक रिलीजन शुरू हुआ है कि मंत्र चैंटिंग कैसे करनी है, कौन से समय में करनी है, क्या विधि करनी है, किस लिए करनी है, क्या पर्पस से करनी है, ये सारा चीज तांत्रिक रिलीजन काफी हद से फॉलो करता है। क्योंकि यहाँ पे मंत्र साधना से ही तंत्र प्रैक्टिस होती है। और इसमें बहुत सारे चीजें हैं, जैसे योगा ट्रेडिशंस में इसमें इंक्लूड होते हैं। हठ योगा, जो कि काफी कड़ी प्रैक्टिसेस है योगा का, इवन शक्त ट्रेडिशंस, ये सब चीजें इसमें इंक्लूड होता है। और इसमें खासियत है कि लोअर कास्ट के लोगों को इंक्लूड किया गया, रूरल एरियाज को इंक्लूड किया गया, मतलब इसमें कोई भेदभाव नहीं दिखा। इवन जो वेस्टर्न स्कॉलर्स है, वेस्टर्न पीपल है, दे आर ऑल्सो फॉलोइंग ऑल दिस ट्रेडिशंस, कल्चर्स। इवन इतने सारे प्रेजेंट डे बिहार, बंगाल, असम, कश्मीर, नेपाल, तिब्बत, पंजाब, राजस्थान, सब जगह ये प्रैक्टिसेस देखने को मिलता है। ठीक है। तो तो जो तारा कल्ट है जो बुद्धिज्म से कनेक्टेड है, वो तांत्रिज्म के इम्पोर्टेंट पार्ट है। उनसे रिलेटेड मंत्र चैंटिंग वेंटिंग होती है, जो कि फर्टिलिटी प्रोवाइड करती है, और जो कि क्रिएटिविटी प्रोवाइड करती है। तांत्रिक एलिमेंट्स वैष्णविज्म में भी है, जो कि जो गॉडेस है, जो विष्णु की गॉडेस, मतलब जो लक्ष्मी है, उनके रूप में देखा देखा जाता है। वैसे ही मातृकास, ये सारी चीजें हमको देखने को मिलते हैं। मातृकास जो मैंने जैसे बताया, सेवन सेवन गॉडेस जो कि मदर्स मानी जाती है। ठीक है। तो तांत्रिज्म का जो मोस्टली है वो वेदों की अथॉरिटी एक्सेप्ट नहीं करती है। दूसरा है उनका मेन फोकस फर्टिलिटी, क्रिएटिविटी, ये सब रहता है। तो तांत्रिज्म जो है आज के रिलीजियस नीड के हिसाब से लोगों में देखने को मिलता है। उनको इंटेलेक्चुअल नीड भी फुलफिल करना है, प्लस उनको रिचुअल भी फुलफिल करना है। तो दोनों को मिला जुला के उनको चीजें फॉलो करनी है। और इसी हिसाब से हमको ये जो पर्टिकुलर फैक्ट है ये देखने को मिलता है। ठीक है। और इसमें जो कास्ट सिस्टम है, पैट्रियार्की है, इसको रिजेक्ट किया गया, और फोकस किया गया सेल्फ प्रैक्टिस में। आइडल वर्शिप को भी कहीं ना कहीं रिजेक्ट किया गया। ठीक है। ठीक। तो इतना ही अभी इसमें हम लोग और आगे डिस्कशन करेंगे इस पर्टिकुलर फैक्ट में। ठीक है। और इसका जो मैं मेन कीवर्ड्स वो बता देती हूँ। कीवर्ड्स है तांत्रिज्म में कुछ कुछ, लाइक दीक्षा,
जब कोई तांत्रिज्म में इनिशिएट होता है तो दैट इज लाइक दीक्षा, इट्स अ कॉमन वर्ड इन जैनिज्म में भी, ये कॉमन वर्ड है। वैसे ही प्रकृति, तो फीमेल प्रिंसिपल को माना गया है वो प्रकृति है। पुरुषा द मेल प्रिंसिपल, मतलब दोनों ही, पुरुषा एंड प्रकृति दोनों को ही यहाँ पे इंपॉर्टेंस दिया गया है। और शैविज्म के बारे में तो मैंने आपको बताया ही है, दैट इज द कल्ट ऑफ शिव एंड इट्स रीजनल मैनिफेस्टेशन। रीजनल कितना उसमें वेरिएशंस आए, कितने डेवलपमेंट्स आए, वो है। और वैष्णविज्म जो कि विष्णु के कल्ट है, और उसके जो रिलीजियस मैनिफेस्टेशंस प्लस बदलाव है। ओके, तो होपफुली आपको क्लियर हो रहा होगा कि हम ये जो इतने ट्रेडिशंस पढ़ रहे हैं उसका यूज क्या है, पर्पस क्या है उसमें, जो डेवलपमेंट्स देख रहे हैं वो सोशल जो कम्युनिटीज है उसको समझने के लिए कितना यूजफुल है। ठीक है, अभी आप लोग बताइए, आपको क्या लगता है इतना ये जो पढ़ रहे हैं इसके बारे में? 5 मिनट के समय है, फिर हम क्लोज करेंगे। हाँ जी, बताइए। आज का कंसेप्ट क्लियर हुआ सबको, जो भी बताया? इज इट क्लियर टू ऑल? यस मैम। सब क्लियर है ना? यस मैम। मंडे से हम लोग शुरू करेंगे जो नया यूनिट है, बट फिलहाल अभी तक जो पढ़े वो दैट इज क्लियर ना? और एक है, ठीक है, मैं ड्राइव में शेयर कर देती हूँ, आप खुद ही देख लीजिए कि क्या क्या टेक्स्ट है, उसको आप रिफर कर सकते हो। मतलब एक आरजी भंडारकर की मुझे एक बहुत ही पुरानी बुक मिली है, जो कि इंडोलॉजिस्ट वगैरह उनका जो काम रहा है, तो उसमें भी ये पूरे ट्रेडिशंस का क्या डेवलपमेंट रहा है वो सब काफी अच्छे से उसमें लिखा हुआ है। वैसे मैं वो बुक अभी पढ़ रही हूँ, तो आप लोग भी पढ़ना शुरू कर सकते हैं। और उस बुक में क्या लिखा है वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बता सकती हूँ वैसे तो। ठीक है, और कुछ आप लोग को कुछ पूछना है, कुछ मैम जान? अभी अभी अपने कितना यूनिट मतलब हो गया है? एक्चुअली में मैं बीच में थोड़ा शादी में और पाली तना थी इसलिए। ओके, हमारा शैविज्म हो गया है, वैष्णविज्म हो गया है, शक्तिज्म हो गया है, अभी हम तांत्रिज्म करेंगे। तो वैष्णो लास्ट एक मिनट, स्लो स्लो मैडम प्लीज, थोड़ा सा सैनिजो वैष्णिजो और दो ही लिखा मैंने। अच्छा, आप लिख लीजिएगा, बाद में रिकॉर्डिंग्स देख लीजिएगा बाद में। ओके। ठीक है, अभी आने वाले कुछ क्लासेस में ना मैं थोड़ा फास्ट जाऊंगी तांत्रिज्म के बाद। जो स्कूल है ना ट्रेडिशन, ऑर्थोडॉक्स और हेटेरोडॉक्स, सांख्य वैशेषिक, इसमें थोड़ा फास्ट जाऊंगी। उसमें मैं पीपीटीज ओके वगैरह से नहीं, क्योंकि उसमें टाइम बहुत चले जाता है। और कोशिश करेंगे कि उसको कोर लेवल पे भी समझे, प्लस आज के प्रेजेंट लेवल पे भी उसको समझे। तो ठीक है, मैम आप यूनिट के हिसाब से ले रहे हैं, जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ यूनिट इस हिसाब से ले रहे हैं या पॉइंट्स के टॉपिक के हिसाब से ले रहे हैं? यूनिट के हिसाब से, मतलब यूनिट यूनिट के। वाइज ही ले रहे हैं। ओके ओके मैम। तो फर्स्ट यूनिट फुल कवर मैम? हाँ, फर्स्ट यूनिट हो गया, मतलब मॉड्यूल वाइज देखा जाए तो कवर हो गया। ओके मैम ओके। I'm sorry to disturb हाँ जी, सबको। एग्जैक्टली 3:30 ज्वाइन करना है सर की क्लास। कल भी सर वेट करके फिर ही लेफ्ट। नहीं तो वी विल फिनिश बाय 3:30, हम फिनिश कर देते हैं, कोई नहीं दिक्कत नहीं, नहीं है। सबको बोलना तो सब है ना, हाँ, तो अगर बोल देती हो करके। नहीं सब लोग 3:30 ज्वाइन करेंगे सर की क्लास, है ना? बट 3:30 तक तो मेरे साथ ही इसी क्लास में रहेंगे। है ना? यस मैम। ठीक है, सिमर जी कुछ बोलना चाहते हैं? नहीं ना, अच्छा घूम रहे हैं आप, ठीक है, आपसे बाद में कांटेक्ट करेंगे। ओके, चलिए ठीक है, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र जय मैम। जिनेन्द्र।